डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स ऑफ इन्फो चैनल, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और ज़बरदस्त होंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम अपने एमसीक्यू क्लब के जो सीरियल टॉपिक्स हैं वो हम जो है वो कवर कर रहे हैं और आज उसका लेक्चर नंबर 4 हम करेंगे। और लेक्चर नंबर 4 के अंदर स्टूडेंट्स हम वेव ऑप्टिक्स के इंतहाई अहम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। जी हाँ स्टूडेंट्स, वो एमसीक्यूज जो एंट्री टेस्ट के अंदर बार बार रिपीट होते हैं, नस्ट, यूईटी और इसी तरह के इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज के एडमिशन टेस्ट में बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। आज हम पार्ट नंबर 1 करेंगे वेव ऑप्टिक्स का, जिसमें हम एट लीस्ट 11 टू 12 एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। और फिर आखिर में आप जानते हैं कि आपको हम असाइनमेंट भी देते हैं और उसके क्वेश्चन आप सॉल्व करके बताते हैं। लास्ट प्रीवियस क्लास में भी स्टूडेंट्स ने बिल्कुल एक्यूरेट जवाब दिए थे, तो इसी तरह से आज की क्लास में भी हम असाइनमेंट देंगे और आप उम्मीद करता हूं कि आप सब उसके भी बिल्कुल दुरुस्त जवाब देंगे। आज की वीडियो है वेव ऑप्टिक्स से रिलेटेड, जो कि ई कैट और इंजीनियरिंग जो एडमिशन टेस्ट होते हैं उस लिहाज से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरे तमाम स्टूडेंट्स और वो एस्पायरेंट्स जो कि इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट देने जा रहे हैं या फिर जो है वो एमडी कैट का टेस्ट देने जाएंगे, तो उनसे भी मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो वीडियो के आखिर तक साथ में जुड़े रहें और साथ में रजिस्टर और पैन साथ लेकर बैठे ताकि इंपॉर्टेंट पॉइंट और एमसीक्यूज नोट कर सकें। अगर आप सब नए हैं और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। स्टूडेंट्स, मैं हूं बिलाल, आपका मेंटर टीचर, और आप देख रहे हैं फाइनफो चैनल। शुरू करते हैं। एमसीक्यू में बढ़ने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता दूं वेव ऑप्टिक्स की। स्टूडेंट्स, ऑप्टिक्स में हमारे पास 2 चैप्टर हैं। एक हमारे पास वेव ऑप्टिक्स है जिसको फिजिकल ऑप्टिक्स भी कहते हैं, और इसमें हम जितनी भी वेव प्रॉपर्टीज हैं यानी कि जो लाइट की वेव प्रॉपर्टीज हैं उसको डिस्कस करते हैं, उसके प्रिंसिपल और उसके लॉज को हम डिस्कस करते हैं। इसी तरह से इसका जो दूसरा चैप्टर है इसकी या फिर दूसरी सीरियल है रे मानते हैं, जिसमें हम लाइट को रे पढ़ते हैं, उसको हम रे ऑप्टिक्स कहते हैं और रे ऑप्टिक्स हमारा इसके बाद वाला चैप्टर है। तो साथ में उसको भी हम नेक्स्ट क्लासेस में कंटिन्यू करते रहेंगे। तो आज से जो है ये सीरीज ऑप्टिक्स की शुरू हो रही है। तो वेव ऑप्टिक्स में आपको मैं बता दूं कि वेव ऑप्टिक्स जो है स्टूडेंट्स, इसमें हम तमाम ही जो है वो वेव की प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे और स्पेशली लाइट को वेव के फिनोमेना में हम स्टडी करते हैं। तो इसमें सबसे पहले स्टूडेंट्स न्यूटन ने लाइट की नेचर को स्टडी किया था और न्यूटन ने बताया था कि जो लाइट है ये पार्टिकल नेचर होती है। जी हाँ स्टूडेंट्स, न्यूटन ने सबसे पहले बताया था कि लाइट इज अ पार्टिकल नेचर, और उसने इस पार्टिकल को नेम दिया था करपसल्स का, यानी कि उसकी जो थ्योरी है वो न्यूटन्स करपस्कुलर थ्योरी के नाम से फिर मशहूर हुई। इस थ्योरी के मुताबिक लाइट कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड करपसल्स। तो लाइट जो है वो स्मॉल पार्टिकल के ऊपर कंसिस्ट करती है, मुश्तमिल होती है, जिसको करपसल्स कहा जाता है। और फिर जो है इसके जरिए न्यूटन ने रिफ्लेक्शन के फिनोमिना को, रिफ्रैक्शन के फिनोमिना को और इंटरफेरेंस के फिनोमिना को डिस्कस करने की कोशिश की, लेकिन इसमें कुछ फ्लॉज आने लगे। जैसे जैसे ये थ्योरी आगे बढ़ने लगी, इसके ऊपर और फिजिसिस्ट जो है वो एक्सपेरिमेंट करने लगे, तो इसमें कुछ फ्लॉज आने लगे। ये कुछ फिनोमिना को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, जैसे कि पोलराइजेशन को ये थ्योरी जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, जबकि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन को ये थ्योरी एक्सप्लेन कर पा रही थी। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स हाइगन थ्योरी आई। हाइगन थ्योरी किसे कहते हैं? ये जो है वो क्रिश्चियन हाइगन, ये एक फिजिसिस्ट थे जिन्होंने
इसके बाद ये अपनी जो लाइट की थ्योरी है, लाइट की नेचर को एक्सप्लेन करते हुए ये थ्योरी दी थी कि लाइट कंसिस्ट ऑफ वेव। लाइट जो है वो वेव के ऊपर मुश्तमिल होती है और लाइट इज अ वेव नेचर। इसने कहा था कि लाइट वेव नेचर है और लाइट को वेव नेचर मानकर इन्होंने कुछ डिफरेंट अपने एजम्पशंस दिए थे और फिर इसके ऊपर जो फिनोमिना थे, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन के, इसी तरह से इंटरफेरेंस के, तो ये ओबे हो रहे थे। इसीलिए काफी लॉन्ग टाइम तक ये इनकी थ्योरी वेव नेचर ऑफ लाइट जो है ये काफी लॉन्ग टाइम तक जो है वो रही थी। फिर उसके बाद मॉडर्न पीरियड के अंदर फिर इसके ऊपर स्टडी होने लगी और फिर आइंस्टाइन ने इसके बारे में फाइनल रिजल्ट ये निकाला कि जो लाइट है ये जो है फोटोन पार्टिकल्स होते हैं और उसने फिर कहा कि लाइट को जो है वो पार्टिकल माना, यानी कि पार्टिकल कंसीडर किया। फिर जो है वो लाइट को पार्टिकल मानकर फिर मॉडर्न फिजिक्स में दोबारा इसके ऊपर रिसर्च हुई और न्यू लॉज जो है इसके ऊपर डिस्कवर होते गए। फिर वो हम मॉडर्न फिजिक्स में इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी जो वेव की जो इंतहाई इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है उसको हम डिस्कस करेंगे, उसी के एमसीक्यूज को हम डिस्कस करेंगे। पहला एमसीक्यू आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट डज नॉट चेंज विद नेचर ऑफ मीडियम। स्टूडेंट्स, हमने साउंड वेव भी पढ़ा और इसी तरह से मैकेनिकल वेव भी पढ़ा। हमने पढ़ा है कि लाइट जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है। इसी तरह से हमने वेव के बारे में पढ़ा कि वेव जो है वो एक मीडियम से दूसरी मीडियम में ट्रैवल करती है। इसी तरह से लाइट भी एक वेव अगर हम इसको मानते हैं तो ये जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है। तो अगर लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगी तो क्या होगा? तो जैसे कि हम सब जानते हैं स्टूडेंट्स, हमने जो है वो साउंड वेव के अंदर भी पढ़ा है कि जब वेव जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर जाती है तो उसकी स्पीड स्लो हो जाती है ड्यू टू डिक्रीज इन वेवलेंथ। वेवलेंथ के डिक्रीज होने की वजह से उसकी स्पीड भी जो है वो स्लो हो जाती है। तो यहां पर जो है बिल्कुल सेम ही कंडीशन है, ठीक है, कि यहां पर भी क्या होता है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो उसकी स्पीड में फर्क आता है उसकी वेवलेंथ की वजह से। लेकिन एक चीज है जो चेंज नहीं होती। पहले मैं आपको ऑप्शन लिखकर बताऊंगा। ये चार ऑप्शन है: वेलोसिटी, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी। वेलोसिटी और वेवलेंथ का तो मैंने आपको बता दिया, ये चेंज होंगे जब जो है वो लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी। एम्पलीट्यूड लाइट का ये भी चेंज हो सकता है वेवलेंथ के साथ साथ, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी है ये चेंज नहीं होती और यही हमने पीछे मैकेनिकल वेव में भी पढ़ा है कि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव डिपेंडिंग ऑन इट्स सोर्स के ऊपर डिपेंड करती है कि जहां से ये वेव जनरेट हो रही होगी उस सोर्स के ऊपर फ्रीक्वेंसी डिपेंड करेगी। सो लिहाजा यहां पर नेक्स्ट जो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसपोर्ट। फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो ट्रांसपोर्ट क्या करती है? बहुत ही आसान एमसीक्यू है, पीछे भी हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मैकेनिकल वेव की टर्म में डिस्कस किया। अभी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि लाइट वेव को हम स्टडी कर रहे हैं, तो इसकी टर्म में हमें बताना है। लाइट वेव चूंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहीं यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ये ट्रांसपोर्ट करती है, क्या ट्रांसपोर्ट करती है? पहला ऑप्शन है एनर्जी, दूसरा ऑप्शन है मोमेंटम, सी ऑप्शन है बोथ एनर्जी एंड मोमेंटम और डी ऑप्शन है वेव एनर्जी ओनली। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने प्रीवियस में भी यही पढ़ा है कि वेव जब जो है वो कैरी होती है तो अपने साथ जो है वो एनर्जी और मोमेंटम कैरी करती है। तो एनर्जी जो है इसके साथ एसोसिएट है मोमेंटम। याद रखिएगा कि अगर वेव जो है वो मूव कर रही है एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट, तो साथ में एनर्जी तो वो कैरी करती है, एनर्जी के साथ एक और फिजिकल क्वांटिटी एसोसिएट है जिसको मोमेंटम कहा जाता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है इसका, बोथ एनर्जी एंड मोमेंटम।
MCQ नंबर 3 के ऊपर आप देख सकते हैं द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिपेंड्स अपॉन। सो वैक्यूम में जब लाइट ट्रेवल करती है, वैक्यूम में तो मीडियम नहीं होता, लेकिन लाइट चूंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो वो ट्रेवल कर सकती है। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या फिर लाइट वेव वैक्यूम में ट्रेवल करती है तो टाइम पीरियड के ऊपर डिपेंड नहीं करती, टाइम पीरियड के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकती। फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड कर सकती है नहीं, फ्रीक्वेंसी भी जो है वो डिपेंड करती है सोर्स ऑफ वेव के ऊपर, लिहाजा फ्रीक्वेंसी भी नहीं होगा। वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करती है, वेवलेंथ चूंकि मीडियम पे डिपेंडेंट है, अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में वेव ट्रैवल कर रही है, लाइट ट्रैवल कर रही है तो ये वेवलेंथ चेंज हो सकती है, लेकिन लाइट तो वैक्यूम के अंदर है, तो लिहाजा ये भी नहीं होगा। तो इट मींस कि ऑप्शन डी करेक्ट है। इसी तरह से साथ में याद रखें स्टूडेंट्स के जब लाइट जो है ये एयर से ग्लास के अंदर जो है वो मूव करती है तो इसमें वेलोसिटी में भी चेंज आएगा और वेवलेंथ में भी चेंज आएगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं आएगा। वेलोसिटी में चेंज क्यों आ रहा होता है? क्योंकि वेवलेंथ में चेंज आ रहा होता है, इसलिए वेलोसिटी में भी चेंज आएगा। तो लाइट की स्पीड ये हम जानते हैं कांस्टेंट है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये लाइट की स्पीड है, लेकिन ये मीडियम में जो है इसकी स्पीड कम हो जाती है। जब ये रेयर मीडियम में ट्रैवल कर रही होती है तो इसकी स्पीड जो है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड रहती है। एयर के अंदर, गैसेस के अंदर यही इसकी स्पीड रहती है, लेकिन जब ये डेंसर मीडियम के अंदर आएगी, लाइक लिक्विड के अंदर या सॉलिड के अंदर ये ट्रैवल करेगी तो इसकी स्पीड कम हो जाएगी। इससे क्यों स्पीड कम होती है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम यानी कि रेयर से डेंसर की तरफ मीडियम में मूव कर रही होती है तो वो बैंड हो जाती है। बैंडिंग किस वजह से होती है? क्योंकि उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाती है। फर्क आता है कि जब लाइट जो है वो उसकी वेवलेंथ कम हो जाती है, डेंसर की तरफ मूव करेगी तो फिर जो है वो ये चेंज आएगा, वेलोसिटी और वेवलेंथ के अंदर चेंज आएगा और लाइट बैंड भी हो जाएगी। जैसे कि हम लाइट इंटर इन ग्लास पढ़ते हैं तो उसमें लाइट जो है वो बैंड होती हुई हमें दिखती है, वो इसी की वजह से है। नेक्स्ट एमसीक्यू के ऊपर बढ़ते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव डू नॉट एग्जिबिट, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है ये क्या चीज जो है वो पजेस नहीं करता या फिर जो है वो शो नहीं करता। लॉन्गिट्यूडनल वेव हमें पता है मैकेनिकल की ही दूसरी टाइप है। एक मैकेनिकल में एक ट्रांसफर वेव होती है, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। लाइट याद रखिएगा स्टूडेंट, लाइट जो है ये ट्रांसवर्स वेव है। हमने इसको मैकेनिकल वेव में भी जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ रहे थे तो हमने जो है वो लाइट वेव जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर पढ़ी है, लेकिन जो लाइट की नेचर है ये ट्रांसफर है। ठीक है, इसको इसी चैप्टर के अंदर वेव ऑप्टिक्स के अंदर एक्सप्लेन किया गया है पोलराइजेशन के अंदर। पोलराइजेशन एक कंप्लीट टॉपिक है, एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें ये एक्सप्लेन किया गया कि लाइट जो है वो ट्रांसफर नेचर ट्रांसफर है और जो है ये लॉन्गिट्यूडनल नहीं है। आप देख सकते हैं डिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, सी पोलराइजेशन और डी है रिफ्रैक्शन। तो इसका पोलराइजेशन ऑप्शन है ये लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है पोलराइजेशन ट्रांसफर वेव शो करती है। सी ऑप्शन के ऊपर आप तो इसका मार्क लगाएं या फिर इसका दायरा फिल कर लें। नेक्स्ट एमसीक्यू है द डेंजर सिग्नल्स आर रेड while the eye is more sensitive to yellow because। देखें यहां पर जो है वो ऑप्शन कुछ थोड़ा सा टेक्निकल है इस एतबार से कि यहां पर लाइट की दो टाइप हैं। एक हमारे पास जो है वो रेड लाइट और एक येलो लाइट। रेड लाइट स्टूडेंट्स इसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है कंपेरेबल टू येलो लाइट, इसी वजह से जो रेड लाइट होती है ये हमें दूर से नजर आ जाती है, जबकि अगर येलो लाइट देखें तो ये हमें दूर से नजर नहीं आती क्योंकि इसकी वेवलेंथ कम होती है। वेवलेंथ कम होने की वजह से ये डिफ्रैक्ट हो जाती है, ये डिफ्रैक्ट ज्यादा होती है, बैंड ज्यादा होती है, लिहाजा ये दूर से हमें नजर नहीं आती। जबकि रेड लाइट जो है
इसकी वेवलेंथ ज्यादा होने की वजह से ये ज्यादा बैंड नहीं होती, ये ज्यादा डिफ्रैक्ट नहीं होती और आसानी से हम दूर से ही रेड लाइट को देख लेते हैं। तो यहां पर इसी चीज के बारे में पूछा गया है कि रेड लाइट सिग्नल में हम देख लेते हैं या इसको यूज किया जाता है जबकि जो हमारी आईज हैं ये ज्यादा सेंसिटिव होती हैं येलो लाइट के एतबार से, क्योंकि येलो लाइट एक हाईली एनर्जेटिक और हाई फ्रीक्वेंसी वेव है जो कि हमारी आई को जो है वो हार्मफुल इफेक्ट पहुंचा सकती है। इसका लॉन्ग एक्सपोजर हमारी आंख को जो है वो नुकसान पहुंचा सकता है। लिहाजा जो है ये स्टेटमेंट आपको दिया गया है। इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है स्कैटरिंग इन येलो कलर इज लेस देन दैट ऑफ रेड। बी ऑप्शन है रेड लाइट इज लॉन्गर इन वेवलेंथ देन येलो लाइट। सी ऑप्शन है स्कैटरिंग इन रेड इज लेस देन इन येलो। ऑप्शन डी है रेड कलर हैज ग्रेटर फ्रीक्वेंसी देन येलो लाइट। तो यहाँ पर ऑप्शन आप देख सकते हैं सी करेक्ट है। जैसे कि मैंने आपको बताया डिफ्रैक्ट हो जाती है ये बैंड, ये जो है वो डिफ्रैक्ट नहीं होती, ज्यादा बैंड नहीं होती, जबकि येलो लाइट जो है ये ज्यादा बैंड हो जाती है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, यानी कि स्कैटर जो है ये ज्यादा होती है येलो लाइट और रेड लाइट जो है ये स्कैटर कम होती है। ठीक है, क्यों स्कैटर कम होती है? क्योंकि उसकी वेवलेंथ कम होती है। नाउ नेक्स्ट एमसीक्यू पे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट प्लेस्ड इन अ होमोजीनियस मीडियम गिव राइज टू। ऑप्शन ए है अ प्लेन वेव फ्रंट, बी है इलिप्टिकल वेव फ्रंट, सी है स्फेरिकल वेव फ्रंट और डी है अ प्लेन वेव फ्रंट। सो स्टूडेंट्स याद रखें कि होमोजीनियस मीडियम वो मीडियम होता है कि जो ऑल डायरेक्शन से सेम हो। जैसे कि स्फीयर या फिर सर्किल जो होता है वो तमाम डायरेक्शन से सेम होता है, जबकि इसके बरक्स अगर हम रेक्टेंगल देखें और इसी तरह के दूसरे ज्योमेट्रिकल शेप देखें तो वो जो है वो होमोजीनियस नहीं होते। ठीक है, इसी तरह से होमोजीनियस को आइसोट्रॉपिक भी कह सकते हैं और ये जो है वो तमाम डायरेक्शन से सेम होते हैं। तो ऐसे जो सोर्स के वेव फ्रंट जो होते हैं वो स्फेरिकल जो वेव फ्रंट होते हैं। ठीक है, जो तमाम डायरेक्शन जो प्रॉपर्टीज दी गई थी हाइगन्स वेव थ्योरी के मुताबिक वो ये दी गई थी कि जो स्फेरिकल वेव फ्रंट जो होता है उसके तमाम पॉइंट जो होते हैं वो एक ही फेज के अंदर होते हैं, यानी कि सेम फेज में होते हैं उसके तमाम पॉइंट्स। ठीक है, उस स्फेरिकल वेव फ्रंट के पॉइंट, जैसे कि मैं आपको यहां पर लिख के बता देता हूं कि जैसे लेट सपोज ये सोर्स है एस। अब यहां पर ये अगर स्फेयर है, ठीक है, तो इसके जितने भी पॉइंट्स होंगे इस वेव फ्रंट के, स्फेरिकल वेव फ्रंट के, ये तमाम ही पॉइंट्स सेम फेज के अंदर होंगे। इसी तरह से ये हर पॉइंट जो होगा यहां पर, ये हर पॉइंट इस इसको हम प्राइमरी वेव फ्रंट भी कह सकते हैं। इसका हर पॉइंट सेकेंडरी सोर्स बनेगा और एक और जो है वो वेव फ्रंट जनरेट करेगा। जैसे कि ये वाला पॉइंट है, यहां से एक और वेव फ्रंट बनेगी, यहां से भी एक और वेव फ्रंट बनेगी, यहां से भी एक और वेव फ्रंट बनेगी, वेव फ्रंट और इस तरह जो है वो जनरेट होगी। और वेव फ्रंट तमाम ही जो सेकेंडरी ये जो सोर्स जनरेट हुई हैं, ठीक है, जिसको हम वेवलेट्स भी कहते हैं, तो ये जो है इनके जो कॉर्नर होंगे ये सेकेंडरी सोर्स या फिर एक और वेव फ्रंट जो जनरेट होगी उससे जाके जो है वो टच कर रहे होंगे। तो इसी तरह से ये वेव फ्रंट आगे जाएगी, कर लेगी। ठीक है, ये एक लॉन्ग डिस्टेंस कवर करेगी, तो आगे जाके आप देखें ये ही वेव फ्रंट किस शक्ल में हो गई है। अब आप देख सकते हैं ये जो स्फेरिकल वेव फ्रंट थी ये किस शक्ल में हो गई है, को हम कह सकते हैं ठीक है। अब ये प्लेन वेव फ्रंट की शक्ल में आ गई है। तो इस तरह से जो है वो ये स्फेरिकल वेव फ्रंट होती हैं और ये प्लेन वेव फ्रंट होती हैं। अब ये प्लेन वेव फ्रंट जो है ये एन आइसोट्रॉपिक
आइसोट्रोपिक सोर्स से जनरेट होती हैं। एन आइसोट्रोपिक सोर्स, जिसको हम नॉन होमोजीनियस भी कह सकते हैं, नॉन होमोजीनियस सोर्स से जनरेट होती हैं, और ये होमोजीनियस सोर्स से जनरेट होती हैं। एमसीक्यू के ऊपर बढ़ते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट, द लाइट फ्रॉम टू slits produce a visible pattern on screen. The pattern consisting of a series of option A wavelet, bright B, and dark parallel lines C, is called locus of points, और D fringes यानी कि बैंड। तो अब यहाँ पे हमें बताना है कि जब एक सोर्स जो है वो उससे वेव निकल रही हो और आगे दो स्लिट से पास हो रही हो और किसी स्क्रीन के ऊपर उसके पैटर्न बन रहे हैं, उसके बैंड बन रहे हों, और वो बैंड डार्क और ब्राइट जो है वो सीरीज के अंदर हो, तो उसको क्या कहेंगे? तो उसको स्टूडेंट्स हम कहते हैं फ्रिंजेस। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। अब ये फ्रिंजेस कैसे बनते हैं मैं आपको बता देता हूं। हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में पढ़ते हैं कि दो स्लिट्स होती हैं और यहां से वेव निकल रही होती है और यहां पर स्क्रीन होती है, यहां पे ये आकर जमा होती हैं सारी। ये वेव जो है ये इंटरफेरेंस करेंगी यहां पर, और यहां से डार्क और ब्राइट बैंड बनना शुरू होंगे। डार्क और ब्राइट बैंड बनेंगे। ये मैं आपको बना के दिखा देता हूं। ये डार्क बैंड हो गया। फिर तो ये डार्क और ब्राइट बैंड यहां पर बनेंगे, इनको ही हम फ्रिंजेस कहते हैं। ये हैं फ्रिंजेस, ठीक है। इसको हम बैंड भी कह सकते हैं, डार्क एंड ब्राइट बैंड। ये ब्राइट बैंड है, ये डार्क है, ये ब्राइट, ये डार्क, ये ब्राइट, ठीक है। अब इसी तरह से इसमें एक और चीज आती है कि जो दो कंसेक्टिव ब्राइट बैंड होते हैं इनको क्या कहा जाता है? इनका भी स्पेसिफिक नेम है। ये जो दो ब्राइट बैंड है कंसेक्टिव, इनको हम कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से ये डार्क और ये डार्क, टू कंसेक्टिव डार्क फ्रिंजेस को कहते हैं फ्रिंज स्पेसिंग, फ्रिंज स्पेसिंग, ठीक है। फ्रिंज स्पेसिंग भी कह सकते हैं और फ्रिंज विड्थ भी कह सकते हैं, ठीक है। यहां पे लिख देता हूं मैं फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ भी कहा जा सकता है और फ्रिंज स्पेसिंग भी हम कह सकते हैं, द टू कंसेक्टिव ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास ये इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं। अच्छा, इसी तरह से अब फ्रिंज विड्थ का भी हमारे पास फॉर्मूला होता है कि अगर हमने फ्रिंज विड्थ कैलकुलेट करनी है या हमसे पूछा जाए कि फ्रिंज विड्थ किसके ऊपर डिपेंड करती है, तो कैसे हम बताएंगे? तो यहाँ पे फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ। फ्रिंज विड्थ जिसको हम WY से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये डेल्टा वाई एल, ठीक है, फ्रिंज विड्थ डिवाइडेड बाय डी। ये अब ये फ्रिंज स्पेसिंग डिपेंड करती है एल। एल व्हाट इज एल? एल इज द सेपरेशन बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट। स्लिट और स्क्रीन के दरमियान जो स्पेसिंग है इसको कहा जाता है, ये डिस्टेंस एल है, ठीक है। तो फ्रिंज स्पेसिंग एल के ऊपर डिपेंड करती है। जितने ज्यादा सेपरेशन होगी फ्रिंज स्पेसिंग भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से वेवलेंथ, जितनी ज्यादा वेवलेंथ होगी फ्रिंज स्पेसिंग भी बढ़ती जाएगी। इसी तरह से ये डी क्या है? डी इज द सेपरेशन बिटवीन टू स्लिट्स। दो स्लिट्स के दरमियान का जो फासला है ये हमारे पास डी है, इसको हम डी कहते हैं, ठीक है। अब डी के ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना आप डी इंक्रीज करेंगे, ठीक है, सेपरेशन आप बढ़ाएंगे, तो ये फ्रिंज विड्थ जो है ये कम हो जाएगी, फ्रिंज विड्थ कम होगी, ठीक है। तो ये जो है वो इसका रिलेशन है। होपफुली कि आपको समझ में आ गया हो। तो अब नेक्स्ट एमसीक्यू के ऊपर बढ़ते हैं। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इफ द व्हाइट लाइट इज यूज्ड, अगर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में व्हाइट लाइट यूज की गई तो क्या होगा? ऑप्शन ए, ब्राइट फ्रिंजेस विल बी सीन।
बी है डार्क फ्रिंजेस विल बी सीन, सी है अल्टरनेटिव ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस विल बी सीन, डी है नो इंटरफेरेंस 7 कलर के ऊपर फ्रिंजेस विल बी सीन। द व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स। ठीक है, अब ये 7 कलर की अपनी अलग अलग वेवलेंथ होती है। सो इसके जरिए यानी कि डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के लिए हम ओनली मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स यूज करते हैं। मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स के ऊपर ही ये डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का जो एक्सपेरिमेंट है ये ऑब्जर्व किया जा सकता है, व्हाइट लाइट के जरिए ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता। रीजन मैंने आपको बता दिया। अब स्टूडेंट डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस जो है इसका फॉर्मूला क्या होता है। सो स्टूडेंट्स हमारे पास दो तरह के जो है वो फॉर्मूले हैं। एक हमारे पास फॉर्मूला आता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का और दूसरा हमारे पास फॉर्मूला आता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का। जब हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है तो डार्क ब्राइट फ्रिंजेस, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हमारे पास फॉर्मूला अलग है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फॉर्मूला अलग है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस नीचे लिख देता हूं तो ये है डी साइन थीटा इक्वल टू एम लैम्डा। ये स्टूडेंट्स हमारे पास डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का फॉर्मूला है। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में ब्राइट फ्रिंजेस हमें मिलते हैं, यानी कि जो ब्राइट फ्रिंजेस मिल रहे हैं ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के ऊपर मिल रहे हैं। राइट, सपोज ये दो सोर्स आपस में मिल रही हैं और यहां पर ब्राइट फ्रिंज हमें मिल रहा है, तो इट मींस कि यहां पर जो इंटरफेरेंस हो रही है वो कंस्ट्रक्टिव हो रही है और यहां पर जो फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है, पाथ डिफरेंस का, वो होगा डी साइन थीटा इक्वल टू एम लैम्डा। इसी तरह से स्टूडेंट्स डार्क फ्रिंजेस जो बने हैं ये यहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं मैं यहां लिख रहा हूं डी साइन थीटा इक्वल टू एम प्लस 1/2 लैम्डा। सिर्फ 1/2 प्लस करेंगे और ये फॉर्मूला आ जाएगा। यानी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हमारे पास पाथ डिफरेंस बराबर होगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हमारे पास पाथ डिफरेंस बराबर होगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ वेवलेंथ। नाउ अब नेक्स्ट एमसीक्यू स्टूडेंट्स, in Young's double slit experiment, if the separation of slit is doubled and separation of slit and screen is halved, then fringe width will be। और ये एमसीक्यू ये मैंने डायग्राम बनाया हुआ है एज अ असाइनमेंट में आपको सॉल्व करना है। डायग्राम बनी हुई है, सब चीजें आपको समझा दी हैं, आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हैं और फिर आप होपफुली कि आसानी से आप कर लेंगे। तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि जो डिस्टेंस है स्क्रीन का और यहाँ पर स्लिट का ये क्या है, हाफ हुआ है। ये जो डिस्टेंस है एल, एल क्या हो गया है, एल डिवाइडेड बाय 2, हाफ हो गया ये डिस्टेंस, ठीक है, आधा हो गया, ठीक है। अब क्या करना है कि ये जो डी है सेपरेशन बिटवीन टू स्लिट, इसको डबल करना है, इसको बढ़ा देना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2d, ठीक है। अब आपने यहां पर एल डिवाइडेड बाय 2 फॉर्मूले में रखेंगे, इसी तरह से डी की जगह 2d रखेंगे और फिर देखेंगे कि जो फ्रिंज स्पेसिंग का फॉर्मूला है इसमें क्या आपके पास फाइनल फॉर्मूला आ रहा है, उसमें आप बताएंगे कि फ्रिंज स्पेसिंग किसके बराबर हो रही है। ऑप्शन ए है हाफ, ऑप्शन बी डबल, ऑप्शन सी 4 टाइम्स, ऑप्शन डी 1/4। सो दिस इज द comprehension for your assignment. Now next MCQ, a white light beam when passed through a prism is। so white light स्टूडेंट्स जब प्रिज्म में से पास होगी तो कौन सा फिनोमेना होगा। ऑप्शन ए डेविएटेड, बी डिफ्रैक्टेड, सी डिस्पर्स और डी पोलराइज्ड। सो स्टूडेंट्स डेविएटेड भी नहीं होगा, इसी तरह से डिफ्रैक्टेड भी नहीं होगा, पोलराइज भी नहीं होगा, डिस्पर्स होगा, क्योंकि जब लाइट प्रिज्म में से पास होती है तो उसमें से हमें कलर का स्पेक्ट्रम दिखता है, 7 कलर का स्पेक्ट्रम हमें नजर आता है।
जो कि हमें क्लियर बताता है कि ये जो है वो डिस्पर्शन है, यहाँ पर डिस्पर्शन ऑफ लाइट हो रही है। तो वहां पर जो है स्टूडेंट्स डिस्पर्शन होता है, ठीक है, लाइट का डिफरेंट कलर्स में, लिहाजा यहाँ पे ऑप्शन आएगा सी, डिस्पर्स। सो ये स्टूडेंट्स एमसीक्यू यहाँ पर कंप्लीट हो गए। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे, और ये जो असाइनमेंट मैंने आपको दिया है ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप आसानी से सॉल्व करके बता देंगे। सो कनेक्ट रहें फाइन इन्फो चैनल के साथ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसका नेक्स्ट पार्ट हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो क्लास के अंदर जो है वो आपको बताएंगे, और उसमें भी फिर हम मजीद इसके जो एमसीक्यूज रह गए हैं वो उसको सॉल्व करेंगे। एक या दो जो नेक्स्ट क्लास में बनाएंगे, रे ऑप्टिक्स शुरू करेंगे। हमारा वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स ये कंप्लीट होगा, और जो कि ई कैट के हिसाब से और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के टेस्ट के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो स्टूडेंट्स, इजाज़त चाहूँगा, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।